वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं हूं सुहेल डार। आज बात होगी कैंसर के हवाले। कैंसर क्या है, कैंसर किन चीज़ों से होता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हामिद यूसुफ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। एक्चुअली जिस टॉपिक के बारे में आपने मुझे चुना है, मुझे लगता है इसके बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्यूमर किसे कहते हैं। व्हाट इज ट्यूमर? बॉडी में एक फंक्शन, जैसे आप देख रहे होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बर्थ सेल होती है जो बढ़ती है, इंसान बढ़ता है। एक सेल होती है जिसको डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द नॉर्मल थिंग। अगर आप एक ट्यूमर को मुझे बताएंगे, कोई अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एनी सेल, कोई ग्रोथ ऐसी हो जाए जो नॉर्मल ना हो, जो एबनॉर्मल हो, जो अनकंट्रोल्ड हो, जो पर्पसलेस हो, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर के दो टाइप्स हैं, एक है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। बिनाइन आपका एक लोकल चीज होता है, यहाँ पे कोई ग्रोथ हो गई अंदर से, आपने यहाँ पे कोई ग्रोथ देखी तो वो लोकलाइज्ड होती है, उसके बॉर्डर्स डिफाइंड होते हैं, ब्लैक होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी ग्रोथ देखोगे तो उसको बिनाइन कहते हैं आप, ठीक है। उसमें कोई मतलब वो सुपरेट नहीं होता है, वो लोकलाइज्ड होता है, वो प्रेवी टाइप में होता है। उसको कोई मतलब वो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभार इंजेक्शन करते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। कभी कभार दवाएं देते हैं, वो ठीक हो जाता है। कभी लाइपोमा होता है, सिस्ट होता है, एब्सेस होती है, स्वेलिंग होती है, वो ठीक हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो गया मसला। लेकिन जहाँ मैलिग्नेंट की बात आती है, जिसके बारे में आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैलिग्नेंट का क्या है? दैट इज टोटली अनकंट्रोल्ड, दैट इज पर्पसलेस, दैट इज एबनॉर्मल। ग्रोथ कहीं पे भी जिस्म में हो जाए तो इस चीज़ का हमें नाम देते हैं, इसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगर हम टाइप बताएंगे, बिनाइन तो बिनाइन ट्यूमर बताया मैंने आपको, और मैलिग्नेंट बताया मैंने। अब इस मैलिग्नेंट के हम 4 टाइप्स बताते हैं। अगर ये एपिथेलियल सरफेस में हो, फॉर एग्जांपल आपकी किसी के मुंह में हो, लंग्स में हो, तो इसको हम कैर्सिनोमा बोलते हैं। अगर यही कैंसर हमारे बोन्स में हो, नर्व्स में हो, ठीक है, अगर आपके कहीं पे भी कनेक्टिव टिश्यू में हो तो इसको हम सार्कोमा बोलते हैं। अगर यही हमारे ब्लड में हो तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर यही हमारे लिम्फ नोड्स में हो जाए तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बोली, कैर्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, ठीक है। आप मुझे अब इसके बारे में जब हम आगे जाते हैं तो आप मुझे बोलोगे आखिरकार इस कैंसर का वजह क्या है, ठीक है। जो वजह मेरे पास जितना मेरी नॉलेज में है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ों का वजह नहीं पता चलता है कि वजह है क्या। लेकिन इस चीज़ का जो हमारे पास फिलहाल इंफॉर्मेशन है, जो हमें मैसेज है, जो हमें नॉलेज है, जो हर किसी को होनी चाहिए, सबसे पहले हमारा है स्मोकिंग। एज अर्लीस्ट एज स्मोकिंग बंद करो। वो कैंसर के लिए ही नहीं, वो बाकी चीज़ों के लिए भी मुखालिफ है। तो कैन स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ठीक। सेकंड, आपने देखा होगा लाइफस्टाइल हमारा क्या है। एक बंदा खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ना कोई वॉक, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई कुछ। दैट इज कॉल्ड एज सीडेंटरी लाइफस्टाइल। एक जगह बैठा हुआ है, ओबीस बन गया। आपका बीएमआई जो होता है, हम जब हाइट एंड वेट करते हैं पेशेंट को, हम अगर 19 पॉइंट कुछ से 24.99 तक है तो ये होता है नॉर्मल वेट, नॉर्मल बीएमआई। उससे आगे 29 तक है ये ओवर वेट, उससे आगे हो गया तो ओबीस हो गया। इस ओबीस वाले को इस कैंसर का बड़ा खतरा है। तो इसका मतलब है अपना वजन चेक करते रहे। वजन कम हो गया, वजन ज्यादा हो गया, जल्दी से कम में भी खतरा है, ज्यादा में भी खतरा है। इसमें कम भी हो सकता है, इसमें ज्यादा भी हो सकता है। आप वेट लॉस को भी चेक कीजिए, आप वेट गेन को भी चेक कर लीजिए, रेगुलरली कर लीजिए, ठीक है। आपके पास ये भी बताया जा रहा है कि हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। वही बता रहा हूँ मैं। इसमें बीएमआई होता है, हाइट मतलब फॉर एग्जांपल हम हाइट को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को मल्टीपल बाई 2 करते हैं। जैसे एक 1.5 मीटर आ गया, इसको करते हैं डबल, 1.5 मल्टीपल 1.5, उसको वेट ऊपर लगाते हैं, उससे आपका बीएमआई निकल जाता है। मैं आपको भी निकाल के दूंगा, आपकी हाइट चेक करूंगा, आपका वेट चेक करूंगा, मैं आपको बीएमआई बोलूंगा। तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 24.9, इट शुड रिमेन बिलो 24।
इट शुड रिमेन द 20 to 24, ठीक। अगर आपको BMI चेक करना है, अब आपने मुझे जो जिस चीज़ के लिए चुना है मैं आपको बता दूँ। एक हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ वायरस होते हैं लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अब सर्वाइकल कैंसर जो हमारी बच्चेदानी में होता है उसके लिए एक वैक्सीन आता है HPV, वो उसको बचाता है। अगर इन सेंटर उसका रोक करेंगे तो यहाँ पे वो भी पता चलेगा इसको कि असल में होता कैसे है ये। लिवर का कैंसर हम बचा सकते हैं, यहाँ पे हम हेपेटाइटिस B का वैक्सीन करते हैं, उससे लिवर का कैंसर भी बच सकता है। तो मैं अब ये जनरल बात आ गई, असल में हमारा टॉपिक कुछ पहले अलग है। पहले आपको समझाना है कि ये इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसकी क्या अलामात हैं, असल में हमें कैसे पता चलेगा कि एक मरीज को कैंसर है। नंबर फर्स्ट, आपको हम आपके चेहरे से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके मुंह को हम चेक करेंगे, अगर मुंह में आपके पास कोई भी वाइट पैच हो तो उसका चेकअप जरूर कराएं, जिसको हम फिलिंग कहते हैं। नहीं, दांत में नहीं, मुंह के ऊपर या नीचे अगर आपके वाल पे कहीं पे वाइट प्लैक, उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लैकिया। अच्छा, अगर हम कहीं पे देखेंगे तो उसका चेकअप कराएंगे, बायोप्सी होगी, डॉक्टर चेकअप करेगा, डॉक्टर जब स्क्रीन करेगा उसके बाद उसको पता चलेगा नहीं ओरल कैंसर है। आपकी वॉइस में चेंज आ गई होर्स में से, किसी पेशेंट को वॉइस में चेंज आ जाती है, वो बहुत टाइम तक रहती है, उसको चेकअप कराना चाहिए। ही शुड बी स्क्रीन्ड फॉर कैंसर। अगर किसी पेशेंट को बाउल एंड ब्लैडर में चेंज आ जाए, आप पेशाब करते हैं, यूरिन जाते हैं, आप लैट्रिन जाते हैं, दोनों में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप किसी पेशेंट को यूरिन के साथ खून पास हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में हीमेचूरिया कहते हैं। अब अगर वो पेनफुल हीमेचूरिया है, अगर वो दर्द के साथ है, वो नॉर्मल है, वो किडनी में पथरी हो सकती है, आप गोले में कहीं पे रास्ते में पथरी है। अगर किसी को पेनलेस हीमेचूरिया है, इस पेशेंट को जरूरी अपना चेकअप कराना चाहिए। ये कैंसर हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट नहीं, आपको मैं बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको 100, एक पेशेंट को पेट में गड़बड़ है मैक्सिमम रहती है, वो कहते हैं कभी कब्ज होता है, कभी लैट्रिन जाता हूँ, यहाँ पे फुलनेस, एब्डोमिनल फुलनेस हो जाती है मुझे। एक पेशेंट को डिस्पेप्सिया है, भूख ही नहीं लगती, दवाई खा रहा है, भूख ही नहीं लगती है, अपना चेकअप कराए। स्वेलिंग में आप खाना खाते हैं, आपको खाना लगता है कि ये वापस आ जाएगा, आप उल्टी करना शुरू करते हैं तो उसको चेकअप करो। अगर आपकी उल्टी के साथ खून आ गया उसका चेकअप करो, अगर स्पुटम के साथ खून आ गया उसका चेकअप करो। कभी कभार थूक के साथ खून आ जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ये कैंसर हो सकता है, तो इसका चेकअप इंपॉर्टेंट है। किसी को भी थूक के साथ खून आ जाए, फीवर हो, बुखार चढ़ता हो, नाइट स्वेट्स हो, रात को पसीना आ जाता हो, हमारी माँ बहनों में अक्सर पाया जाता है, पसीना रात को आ जाए, फीवर के साथ, खून में थोड़ी बहुत खून की लागू, खून आपकी थूक के साथ खून आ जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप डॉक्टर को चेकअप कराओ, फौरन आप डॉक्टर के पास जाओ, आप चेकअप करो। मैं ये इबादत की नज़र से आपको बता रहा हूँ, असल में मैक्सिमम लोग, कोई बंदा बाहर निकलता है, थकावट हो गई, ये थक जाता है, बंदा थक जाता है, हम उसका CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, उसमें पता चलता है कहीं कोई सेल तो नहीं बढ़ रही है, हम इसका फौरन इलाज करते हैं। ये ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है। एक पेशेंट सब कुछ खाता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो वॉक नहीं करता है, फैटिक है, थकावट है, दर्द है, तो जल्दी से अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पे रब्ता कर लीजिए, डॉक्टर के पास। आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग तो ऑलमोस्ट फ्री है, स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट फ्री है। इसमें एक काम करते हैं, देखो अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे पास एक CBC होता है, सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे हम बेसलाइन करते हैं, हम पेशेंट की बेसलाइन करते हैं, पहले हम बेस देखते हैं कोई थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद हम अगर लगे कि इसको पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम इसको एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, हम इसको MRI करते हैं, हम इसको CT स्कैन करते हैं, हम इसको उसके बाद बायोप्सी करते हैं, वो स्पेसिमेन हम फॉरेन लेबोरेटरी से लेबोरेटरी में भेजते हैं, स्पुटम पर HPE कहते हैं उसको, हिस्टोपैथोलॉजी, हम वो चेक करते हैं। उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है तो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब आप बोलेंगे मुझे डॉक्टर साहब इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, अगर अर्लियर स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? आपके पास कीमोथेरेपी है, आपके पास रेडियोथेरेपी है, आपके पास सर्जरी है, आपके पास UV रेडिएशन है, आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, कितनी भी चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर मैं आपको बोलूँगा इस कैंसर वाले डिबेट पे आप मुझ जैसे कम इल्म से भी दिन भर बात कर सकते हैं।
मैं आपको बिल्कुल कंक्लूसिव बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाए तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। आप मेरे पास कभी इसके बारे में एक तफसीली हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, मैं आपको बिल्कुल एक तफसील बोलूँगा असल में वजूहत कितने हैं हमारे कश्मीर में, हम लोग क्यों पीछे हैं इस चीज़ में। एहतियात किन चीज़ों को करना पड़ता है? मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे पहले एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम सबसे पहले एक छोटा बच्चा है उसको हम लाइफ स्टाइल सिखाएं कि भाई आपको क्या करना है। देखो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, अब किसी को प्रॉब्लम है किसी को नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं दे आर कॉल्ड एज मॉडिफाइबल फैक्टर्स। कोई फैक्टर है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरा कोई दादा है उसको कैंसर था, या किसी का दादा है उसको कुछ प्रॉब्लम बड़ी थी, फिर कहते हैं कि ये रवायत था, ये पीछे से है? ये चेंज नहीं हो जाएगा। आप मायनी है, मैं डार हूँ, आप कुछ है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक करनी है, ये कुछ चीजें हैं जो मॉडिफाई हो सकती है, ये चेंज होगा। यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? 35 मिनट्स आपको वॉक करना है सुबह और शाम, इसमें रॉन्ग क्या है? आपको रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, इसमें रॉन्ग क्या है? आजकल के ज़माने में कितना रेड मीट चलता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। आपको पता है, आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोलूँगा यहाँ पे, आप कैलोरीज खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, आप फैट्स खा रहे हैं, उसमें कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। आप फैट्स में इतना खाते हैं, आपने एक्सरसाइज क्या की? आपने ये खर्चा कहाँ पे किया? जब आपने इतना खर्चा किया, आपने एक्सरसाइज कहाँ पे की? आपने ये खर्चा कहाँ पे किया? आपके पास 100 का नोट है, आप नहीं चेक करते हैं ये मैंने कहाँ पे खर्च किया। आपने जितनी कैलोरीज खाई आप उसको भी चेक करो, मैंने कितना खर्च किया। आप बैठे हुए हैं, मैंने दिन भर क्या खाया, शाम को मैं अब हम खा रहे हैं और कोई काम ही नहीं है। मीन्स नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट sedentary lifestyle. You have to walk in the morning as well as in the evening. आपको सुबह 35 मिनट, शाम को 35 मिनट वॉक करना है, एंड दैट ऑल्सो ए बेसिक वॉक। अपना ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करें। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे जो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो मौत का कारण है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो है हार्ट प्रॉब्लम, वो है हार्ट अटैक, और दूसरा है कैंसर। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है पब्लिक ये इन चीज़ों से क्यों, असल में मसला क्या है? हमारा sedentary lifestyle। डॉक्टर साहब प्रोग्राम है कैंसर के हवाले चल रही है, क्या कैंसर एक पेशेंट को 4 साल बाद पता चलता है, 5 साल बाद पता चलता है, जब उसका बाल सर पे नहीं रहता है? नहीं, असल में पता क्या है, असल में इसकी जो अलार्म है, इसकी जो अलार्म बेल होती है ना, वो बहुत पहले होती है, लेकिन बंदा चुप करके बैठा है, वो किसी को मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम जितनी मैंने बताई ये होती है, और उनको महीनों हो जाते हैं, महीनों के बाद वो इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं। मतलब अगर आपको लगता है मुझे कब्ज है, सिंपल, मैं अब एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन है, अब उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको नहीं आना चाहिए डॉक्टर के पास मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों है। आजकल के ज़माने में हेल्थ सेक्टर इतना एडवांस है, आपको नहीं लगता है कि उसको ये कम से कम ये देखना चाहिए मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों है? जाना पड़ेगा डॉक्टर के, मुझे खून पेशाब के आ रहा है क्यों आ रहा है? आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है केमिस्ट्री शॉप। एक बंदा जाता है केमिस्ट्री शॉप के पास, वो डायग्नोज होता ही नहीं, दवाइयाँ खाता है, बंदा खुश हो गया, बंदा ठीक हो गया, पेन किलर लिया, दर्द खत्म हो गया, मसला खत्म। दर्द एक अलार्म होती है, ये कहाँ होता है? ये प्रॉब्लम है आपको दर्द देखने की प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक जगह दांत में दर्द है, हम केमिस्ट्री के पास गए, वो दर्द की दवाई देगा, हम ठीक हो गए। ये क्या ठीक हो गया? इसको नहीं डेंटल चेकअप करना है। आप डेंटल चेकअप करेंगे, आप एक्सरे करेंगे दांत का, हमें पता चलेगा अंदर पस तो नहीं है, कैविटी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर डॉक्टर ठीक है, फिर डॉक्टर चूज करता है कि मैं इसको एंटीबायोटिक कौन सा दूं। तो इसका मतलब है वी शुड गो मिनिमम कैलकुलेटर, वी शुड गो टू अ डॉक्टर, वी शुड नॉट सिलेक्ट एनी क्विक फॉर दिस थिंग। कहीं भी अगर हमें चेकअप करना है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। जितनी भी अलार्म मैंने आपको बोली, एक बंदे को फिर मैं एक बार बोलूँगा, वेट लॉस है, वेट गेन है, आपके पास होर्सनेस ऑफ वॉइस है, आवाज़ चेंज हो गई, मुंह में छाले हैं, वो चेकअप करो। लंग्स में आपको डिस्निया है, आप ब्रेथलेस है, आप चेकअप करो, एक्सरे कराओ, कम से कम एक एक्सरे होना है। आपकी स्पिटम एनालिसिस होगी, खून थूक के साथ खून आ गया, चेकअप करो, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करो, अपना वेट चेक करो, अपनी हाइट चेक करो, हर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। आपने कहा कि जिसको ज़्यादा खांसी आएगी उसको फिर बाद में पिच हम देखते हैं, कंसल्टेशन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो क्या उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कैंसर में मुब्तला हो सकता है? वही नहीं, मैं ये तो एक बात है, मैं तो कहता हूँ कि अगर
फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास ब्रेथलेसनेस में आ गया, ये ऐसे करके आ गया पेशेंट, ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है। हाँ, हमें देखना है ना कि ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। अगर ये ऐसी होती है, अगर ये ऐसी हो गई तो ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, या तो बलगम है, अंदर कुछ ना कुछ तो जमा है। एंड आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोलूँगा, कफ इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास खांसी आ गई, मतलब लंग्स चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बाहर निकालें। लंग्स हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। आपके लंग्स में कुछ गंदगी चली गई है या गंदगी है अंदर, वो लंग्स वांट टू एक्सपेल दैट, इट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आप किसके लिए भी आते हैं डॉक्टर के पास, मुझे खांसी आती है, अरे यार इट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये तो आपको देखना है अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल अपनी जांच कराएं, वो भी एक डॉक्टर से कराएं। आम जगहों पे इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल मनाफी है। एक डॉक्टर से चेकअप कराएं, कहीं मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिर सवाल ये बताइए कि क्या कैंसर पे पेशेंट रिकवर होता है? देखिए, अगर ये अर्ली स्टेज में हो है तो हमने बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, हमने बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। लेकिन अगर ये लेट से जब पहुंचता है तो बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बन जाता है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस लाना। क्या इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, यही स्टेज होते हैं? ये फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको मामूली भी कोई गड़बड़ जिसमें लगे, ये फर्स्ट स्टेज है। आप फौरन हॉस्पिटल जाओ, आप जांच कराओ, ये फर्स्ट स्टेज हो सकता है। सेकंड स्टेज क्या होता है, क्योंकि लोगों को पता है। देखो, अगर एक पेशेंट को जो डॉक्टर देखता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जो पेशेंट बोलता है, एक उसको कहते हैं सिम्टम्स, जो डॉक्टर देखता है उसको कहते हैं साइंस। जब सिम्टम और साइन मिलता है तब एक डायग्नोज बन जाता है। आपको मालूम है, हर किसी को थोड़ी पता है कि हर किसी बीमारी का सिम्टम क्या है और साइन क्या है। ये किसको पता है? डॉक्टर को। तो आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप कोई इबादत है ये लोगों तक पहुंचा, किसी को भी कोई मामूली गड़बड़ हो, सबसे पहले सेंटर पे। मुझे लग रहा है कि आजकल के दौर में जब भी किसी को खांसी होती है या फीवर होता है, वो नज़दीकी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत सी सारी दवाई देती है। That is to be discouraged as early as possible. That is not to be encouraged. कभी कभार मैं और लास्ट में वो क्या कहते हैं, जब उसको वो ठीक नहीं होता है, फिर वो कहते हैं कि अब आप जाओ हॉस्पिटल वालों को भी जब लगता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और भी जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब आप इस स्टेज पे अब आपको जाना है श्रीनगर वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब लास्ट स्टेज पे हमारे पास आ गए, अब हम कैसे ठीक करेंगे इसको। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी, मैं इसमें एक मतलब एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। एक होता है एनकरेजमेंट, एक होता है डिस्करेज। यहाँ पे कश्मीर में ऐसे लोग हैं, लिटरेट लोग मैंने देखा है, लिटरेट लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो ये चीज़ करते हैं। आपको अनपढ़ों से क्या गिला है? हमने पढ़े लिखे लोगों को ये करते हुए देखा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सोरा इंस्टीट्यूट में जब हम जाते हैं तो यहाँ एक कमरे में 102 में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने MBBS किया होता है, MD किया होता है, हर कोई चीज़ की होती है। हम मरीज को लेते हैं, वो कहता है नहीं, इसका इलाज कमरा नंबर 105 में है, आप इसको 105 में ले जाओ। अब 105 में वाला कहता है नहीं, इसको 107 में और एक चेकअप करना है। फिर जब वो सारी डॉक्टरों का चेकअप मिलता है तब एक डायग्नोज बन जाता है। यहाँ पे आप बड़े बड़े चीज़ों के लिए आप छोटे छोटे चीज़ें करते हैं। आप ये कैसे पॉसिबल है? एक डॉक्टर को नहीं पता है कि पेशेंट को क्या है, वो क्यों भेजता है आपको किसी और के पास? मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, हमारे पास मरीज आता है, हमने इतने सालों की डिग्री की हुई होती है, MD किया होता है, PG किया होता है, उसके बाद हम कहते हैं नहीं, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, उधर जाओ, आपको फलानी डॉक्टर से मिलना है। हम रेफर करते हैं पेशेंट को। आपने किसी केमिस्ट्री को देखा आज तक उसने रेफर किया है किसी को? मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हेल्थ सेंटर्स का रुख कीजिए। कोई भी परेशानी हो, छोटी से लेके बड़ी तक, पहले डॉक्टर से चेकअप कराएं, खुद दवाई ना खाएं। हो सकता है आपकी छोटी सी बीमारी जानलेवा हो सकती है, जिसका इलाज आपको वक्त पे होने पे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू।